डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है डिस्कशन के लिए, बट आई होप कि इसको जितना इजी हो सकता है, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने और इसके काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे आपको रिवरबेट करेंगे, मतलब गूंजेंगे जब तक आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े रहेंगे। सो लेट अस सी कि कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो है सेकेंड सेमेस्टर के मैंने बनाया है FY UGP के जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके, जिनके लिए मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर और लेकिन कई एग्जाम, अन्य जो भी एग्जाम होता है और जो भी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है सबके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसको यदि मैप करें, हम सिचुएट करें कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि मैं स्पेसिफिक जो है कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ FY UGP के इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को इस वीडियो में। वैसे तो तीनों ही जो कोर हैं, CP और पब एड एंड IR, तो IR में आज हम हैं। आपको पता है कि यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो ये मैंने कवर ऑलरेडी कर दिया है। तो ये ऑलरेडी हो चुकी है जो इंट्रोडक्शन कि जो है कैसे इसका ओरिजिन होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और कैसे जो है हम एक डी कॉलोनियल अकाउंट जो है IR का समझ सकते हैं। ये जो पोर्शन है थ्योरीज ऑफ IR, ये ऑलमोस्ट मैंने पूरी कवर की हुई है, सभी मैंने ऑलरेडी वीडियो पहले डाला था और इस बार जो बची हुई थी, जैसे इंट्रोडक्शन टू IR थ्योरी, तो चलिए ठीक है, ये वीडियो अलग से मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये तो सबका मिक्सचर है। लेकिन रियलिज्म, नियो रियलिज्म पे वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं इसको इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म पे बनी है, मार्क्सिज्म पे बनी हुई है, फेमिनिज्म पे बनी है और कंस्ट्रक्टिविज्म पे अभी मैंने इस सेमेस्टर के लिए स्पेसिफिकली बना के डाला है। तो ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है, 2 यूनिट कवर हो गई है। अभी हम लोग थर्ड यूनिट में है जहाँ मैं पावर की डिस्कशन कर रहा हूँ। सॉवरेनिटी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एम्पायर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये दोनों पे मैं वीडियो बनाऊंगा और इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ जिसको मैंने ग्लोबल शिफ्ट नाम दिया था पहले, वो भी वही है, ए रिलेशनल टर्न जो है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा रिकास्ट करके इसको करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट IR के सिलेबस जो है वो एक वीक में लगभग पूरी की जा सकती है। आई होप कि नेक्स्ट 6 to 7 days आई विल बी एबल टू पुट और अपलोड 3 or 4 वीडियोज और इससे ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन जो इस वीडियो लेक्चर का थीम है, उसको चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इसमें इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, इसका जो प्लान है वो इस तरह का है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या मायने हैं और डेफिनेशंस हैं पावर के इन जनरल, पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में पावर के क्या मायने हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पे थर्ड पे आएंगे। उसके पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स एंड फेसेस ऑफ पावर भी देखेंगे, ऑफ कोर्स IR के कॉन्टेक्स्ट में। और फिर एकदम डीप जो IR के जो पावर का कॉन्सेप्ट है वहाँ जाएंगे, उसके क्या एस्पेक्ट हैं, डायमेंशंस हैं, टाइप हैं, मीन्स हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। 2-3 आर्टिकल के थ्रू इस वीडियो लेक्चर में मैंने स्पेसिफिक जो आर्टिकल जो आपके सिलेबस में है उसको मैंने रेफर किया और उसके बेसिस पे कुछ बातें आपको बताई हैं। देन जोसेफ ने की जो हार्ड वर्सेस सॉफ्ट पावर की थेसिस है उसको देखेंगे। और फिर बैलेंस ऑफ पावर जो कि मेन एक तरह समझ सकते हैं रियलिस्ट कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्शन है पावर से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। उसको समझने की कोशिश करेंगे और कैसे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है, उसको आप पावर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसका एक लेखा जोखा सबसे लास्ट में लेंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं जोसेफ ने। जोसेफ ने को आप आगे काफ़ी पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि ये नियो लिबरल थिंकर हैं IR में, जिन्होंने कि रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस की थ्योरी दी है, इसलिए ये जाने जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था सॉफ्ट पावर, और एक आर्टिकल भी जिस आर्टिकल का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है उसमें वो कहते हैं, बहुत मजेदार है, मैं यहाँ से अपनी डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ, कि पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक वेदर, मौसम की तरह है पावर। Everyone talks about it, but few understand it. हम लोग सब बात करते हैं वेदर ऐसा है, वेदर ऐसा है, लेकिन वेदर को समझना इतना डिफिकल्ट है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेके जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्ट्रगल करती रहती है वेदर को समझने में, पल में जो है बदल जाता है वेदर। तो सेम पावर के साथ में कि सब बातें करते हैं लेकिन समझता बहुत कम लोग या समझ नहीं पाते लोग। आगे कहते हैं जोसेफ ने उसी बुक में और आर्टिकल में कि पावर लाइक लव, प्यार की तरह जो है, इट इज ईजियर टू एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं लव को, लेकिन कोई बोले इसको डिफाइन करो,
इसको मेजर करो कितना प्यार करते हो और प्यार क्या है, तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। सेम थिंग इज विथ पावर। आप पावर महसूस करते हैं, आप बचपन में आप अपने माँ बाप की पावर महसूस करते हैं, स्कूल जाते हैं तो आप टीचर की पावर महसूस करते हैं, आप समाज के जो नॉर्म्स हैं उसकी पावर को महसूस करते हैं, अपने रिलेशन और उसके जो एक्सपेक्टेशन है उसके पावर के बोझ को महसूस करते हैं आप, और आप हर जगह पावर को महसूस करते हैं। लेकिन आप यदि उसको कोई डिफाइन करने बोले तो आप हिचक जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, वही ये कह रहे हैं। यदि इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इट इज द एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड टू कंट्रोल अदर्स। गौर से देखिए, दो चीजें, एबिलिटी टू डू थिंग्स, यदि आप में पावर है तो आप कुछ कर सकते हैं, आप ताकत है आप में करने की, और आप दूसरे को काबू कर सकते हैं। ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। एक के लिए आपको कोई रिलेशन की जरूरत नहीं है। एक आदमी यदि किसी आइलैंड पे मान लीजिए अकेला है, यदि उसमें पावर है तो वहां पे वो खेती करके कुछ चीज उगा के कुछ फल को तोड़ के जिंदा रह सकता है, उसके पास पावर है, एजेंसी है, जिसको हम एजेंसी कहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहां पे कोई नहीं है तो उसका पावर किसी के ऊपर तो चलेगा नहीं, किसी को कंट्रोल तो आप कर नहीं रहे हैं, रिलेशन मतलब ह्यूमन रिलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रिलेशनल पार्ट है पावर का, और ये सिंपली कैपेबिलिटी पार्ट है। आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, ये मैंने डेफिनेशन इग्नू से लिया है जो मुझे अच्छा लगा है। इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, पावर हैज बीन डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू कंट्रोल अदर्स। अगेन देखिए यहाँ पे कंट्रोल की बात आती है, मतलब यहाँ रिलेशन की बात आ रही है। बिहेवियरल कंसेप्ट ये है, मतलब दूसरे के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एंड गेट देम टू डू व्हाट वन वांट्स देम टू डू, जो आप चाहते हैं दूसरे से करवाना वो आप करवाते हैं, भले वो करना चाहे ना चाहे। इसका मतलब आपके पास उस आदमी के रिस्पेक्ट में पावर है। यू आर गॉट पावर ओवर दैट पर्सन, जिसको आप कुछ करने के लिए विवश कर सकते हैं जो अदरवाइज वो नहीं करता। एंड ऑल्सो टू सी दैट दे डू नॉट डू वॉट वन डज नॉट वॉन्ट देम टू डू। नॉट ओनली कि आप दूसरे जिसको कंट्रोल करते हैं उसको कुछ करने पे विवश कर सकते हैं, आप कुछ जो वो करना चाहता है या जो आप नहीं चाहते वो ना करे उसको आप रोक भी सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कि यदि अमेरिका चाइना को सपोज रसिया के ऊपर पावर है, तो वो रसिया को रोक सकता था कि यूक्रेन पे अटैक मत करो, तो वो भी पावर है। और यदि किसी के ऊपर किसी का पावर है तो वो उसको कह भी सकता है कि तुम अटैक करो। तो ये जो दोनों ही चीजें कि आप दूसरे को कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें करने के लिए विवश करें जो नहीं करना चाहता वो, या आप कुछ ऐसी चीजें करने से रोक दे जो आप नहीं चाहते कि वो आदमी करे, तो आपका उसके ऊपर पावर है। तो ये जो पूरा पूरा डेफिनेशन है ये रिलेशनल या बिहेवियरल जो कॉन्सेप्ट है पावर का वो है। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट ये भी है कैपेबिलिटी के तौर पे कि एबिलिटी टू डू थिंग्स। अब यहां पे हम देखेंगे कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने, जिसमें से कुछ जो हैं वो आईआर के भी थिंकर हैं, उन्होंने पावर को कैसे डिफाइन किया है। सबसे जो बेसिक और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डेफिनेशन है, जो मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है, वो रॉबर्ट डहल ने दिया है, जो कि आपको पता है एक लिबरल थिंकर थे अमेरिका के, जिन्होंने पॉलीआर्ची लिखा है, प्लूरिस्ट थिंकर। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया, ए हैज पावर ओवर बी। ए और बी दो एक्टर हैं, दो इंडिविजुअल हो सकते हैं, दो नेशन स्टेट हो सकते हैं, दो इंटिटी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। A has power over B to the extent that A can get B to do something which B would not have done otherwise। जो मैं बार बार कह रहा हूं, A का B के ऊपर पावर है, यदि A B को विवश कर सकता है कुछ चीज करने पे जो B अदरवाइज नहीं करता, तो A का B के ऊपर पावर है। वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ पावर। इसको डायरेक्ट पावर कह सकते हैं, हार्ड पावर कह सकते हैं। पावर इज टू पॉलिटिकल एज मनी इज टू द इकोनॉमी। ये टैलकट पार्सन जो एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे थॉट दिए हैं, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का थॉट जो आया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में टैलकट पार्सन से आया है। तो उनका कहना था कि जैसे इकोनॉमी में मनी होती है, करेंसी होती है, वैसे ही पॉलिटिक्स में पावर है। यदि आपके पास मनी है तो आप मार्केट में कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब आपके पास में एबिलिटी है टू परचेज, टू रियलाइज योर ड्रीम। उसी तरीके से यदि आपके पास पावर है तो आप ह्यूमन अरेंजमेंट के बीच में
अपनी जो है प्रेफरेंस या इंटरेस्ट को मनवा सकते हो, अपना विल पूरा कर सकते हो, आप अपना डिजायर पूरा कर सकते हो। तो पावर जो है मनी के जैसा है, आप उसको भुना सकते हो। आपके पास पावर है तो आप अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हो, आप पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। सो इट इज लाइक मनी। लेकिन मनी इतना इतना जो है, मनी इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। मनी को आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो मनी आपके पास कितना है, दूसरे के पास कितना है। पावर इस तरह से मेजर करना और पावर को इस तरह से रियलाइज या करना या स्टोर करना ऐसे संभव नहीं है। पावर, यदि आप देखें कौटिल्य का देखें, जो हमारे ग्रेट एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के भी थिंकर थे, उनका जो कहना था एंशियंट काल में अर्थशास्त्र में, पावर एज द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये बल है। यदि आप बल रखते हो, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, डेराइव फ्रॉम 3 एलिमेंट। वो कहते थे 3 एलिमेंट से आपको जो है पावर आती है। नॉलेज से, ज्ञान से पावर आता है, मिलिट्री माइट से पावर आता है, और वैलर, आप में कितना इंटरप्राइज है, कितना मतलब आप में दम है, आप में कितनी जो है आप में, आप कह सकते हो कि उद्यमिता है, या आप कह लो कितना आप में शौर्य है, कितना आप में जो है वो साहस है, वैलर है। तो इन तीनों से आपको जो है मिलती है ताकत, ज्ञान, सैन्य बल और शौर्य से। कौटिल्य। पावर एज सब्जेक्शन थ्रू गवर्नेबल आइडेंटिटीज, फूको जो है उन्होंने तो पावर के इतने सारे मायने दिए हैं, इस पर पूरी लेक्चर ली जा सकती है, मैंने लिया भी है एमए के पॉलिटिकल साइंस के लिए जो वीडियो बनाया था। फूको ने दो मैं केवल डेफिनेशन दे रहा हूँ। एक तो ये कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे आपको स्कूल में एक रोल नंबर दे दिया जाता है, आपको एक स्टूडेंट बना दिया जाता है, उसी तरीके से जब आप कॉलेज में आते हो तो आप एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो, आपका एक रोल नंबर है, आपका सेक्शन है। इस तरीके से आपको गवर्नेबल सब्जेक्ट बनाया जाता है, आपकी आइडेंटिटी को नॉर्मलाइज किया जाता है, आपको कैसे बिहेव करना है ये आपको बताया जाता है। तो ये भी पावर आपको फील होता है कि आपके ऊपर भी पावर है। सो पावर एज सब्जेक्शन, मतलब आपको सब्जेक्ट बनाया जाता है एक पर्टिकुलर सिस्टम में, और आपको कहा जाता है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव कीजिए, और आपको रोल नंबर दे के या कोई आइडेंटिटी कार्ड दे के आपको एक फ्रेम में, सांचे में ढाला जाता है और गवर्नेबल बनाया जाता है, जिसको कि आसानी से गवर्न किया जा सके। तो ये जो है फूको का कहना है कि ये पावर है। इसके अलावा उनका कहना है कि पावर जो है वो कंट्रोल ऑफ नॉलेज है। जो ज्ञान जो होता है वो वही पैदा करते हैं जिनके पास पावर है, और जिनके पास जो ज्ञान पैदा करते हैं वो और पावर एक्वायर करते हैं। तो एक ना सर्कल बनती है, आपके पास पावर है तो आप ज्ञान को पैदा कर सकते हो, नॉलेज क्रिएट कर सकते हो, और फिर जब नॉलेज क्रिएट करते हो तो वो और आपको पावर देता है। एग्जाम्पल आप समझिए, ब्राह्मण्स जो हैं कास्ट स्ट्रक्चर में इसलिए पावरफुल थे क्योंकि वो नॉलेज क्रिएट करते थे। वो जो है पुराण लिखते थे, उपनिषद लिखते थे, वेदास लिख रहे हैं, तो वो नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, भगवान क्या है, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या सुचिता होती है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये जो नॉलेज है ये कौन देता था? ब्राह्मण देते थे। देवर क्रिएटिंग द नॉलेज इन इंडियन कास्ट सिस्टम, तो वो पावरफुल थे। और जब एक बार ये नॉलेज क्रिएट हो गई, लोगों ने मान लिया कि ये ट्रू है, सभी लोगों ने, तो फिर ब्राह्मण को और पावर मिल गई, क्योंकि उसी नॉलेज ये भी कहता है कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा के मुख से निकला है, और उसको जो है सब लोग से लेने का, दान लेने का हक है, उसको टैक्स नहीं देना है, उसको उसकी हत्या कोई नहीं करेगा, वो यदि अपराध भी करे तो उसको कम सजा मिलेगी, उसी में लिखा हुआ है। तो वो नॉलेज से उसको फिर पावर मिलता है, और ये जो है विशियस सर्कल चलता जाता है। सो पावर एज कंट्रोल ऑफ नॉलेज, इसको डिस्कर्सिव पावर कहते हैं। मतलब आप बोल के, कम्युनिकेशन से, लिख के, टेक्स्ट के माध्यम से जो पावर क्रिएट करते हैं, दैट इज पावर थ्रू डिस्कोर्स और डिस्कर्सिव पावर। सो पावर एज, अब यहां देखिए आना आरेंड जो एक ज्यूज थी और बहुत ही फेमस, मिड 1950s में इन्होंने काफ़ी लिखी हैं टोटलिटेरियनिज्म पे, ह्यूमन कंडीशन पे, आप इनकी कई बुक के बारे में पढ़ेंगे। ये फेमिनिस्ट नहीं थी, याद रखिएगा, ये अमेरिका भाग के गई थी। तो इन्होंने पावर का एक बहुत ही अलग डेफिनेशन दिया, पावर एज को क्रिएशन इन ग्रुप बाय कम्युनिकेशन टू रियलाइज पब्लिक रियल। अब इसको आपको समझना है तो चलिए, इतनी शॉर्ट वीडियो में कैसे समझा, बस इतना समझिए कि इनका कहना था कि पावर जो है ओवर नहीं होता है, पावर टू होता है। जब सब लोग मिल करके, हाथों में हाथ डाल के, बात करके, डिलिब्रेट करके कुछ क्रिएट करते हैं तो वो पावर है। को क्रिएशन, मिल करके, स्पीच, डायलॉग, कम्युनिकेशन, डेलिब्रेशन, बातचीत के द्वारा, जैसे सब लोग मिले और एक कन्वेंशन
किया कि हम जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे, तो ये पावर है, पावर ऑफ को क्रिएशन। और इनका कहना था कि जहां वायलेंस वहां पावर गायब। तो कितना अलग डेफिनेशन है, पावर ओवर के बजाय जो यहाँ डहल देते हैं उससे पावर टू क्रिएट। हांस मर्गेंथौ जो कि क्लासिकल रियलिज्म के पिता कहे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उन्होंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया था, मैन्स कंट्रोल ओवर माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन इज पावर। मैन्स कंट्रोल ओवर माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन, वही रॉबर्ट डल। यदि आप किसी दूसरे को कंट्रोल करने लगते हैं, उसके माइंड को, उसके एक्शन को, ना केवल उसके एक्शन पे बट उसके दिमाग पे भी आप जब कब्जा कर लेते हैं, तो आपका पावर है उसके ऊपर। इसलिए माँ बाप का पावर होता है बच्चों पे, एब्सोल्यूट पावर होता है बच्चों पे, क्योंकि बच्चों के माइंड पे भी उनका कब्जा होता है, क्या करना अच्छा है क्या बुरा है, उनके जो प्रेफरेंस इंटरेस्ट होते हैं वो भी माँ बाप जो है तय करते हैं, और बच्चे उस पावर को फील करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग स्टेट्स, ये भी उन्होंने कहा अपने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन नामक बुक, जो कि एक क्लासिक है रियलिज्म की, उसमें उन्होंने ये बात कही कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ नहीं, इट इज स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग स्टेट्स। उन्होंने कहा कि पावर और इंटरेस्ट, यही दो जो है प्लेकार्ड हैं, मतलब इसी दो साइन पोस्ट के थ्रू जो है पॉलिटिक्स चलती है। तो पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पावर, इसलिए कहा जाता है, पावर पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट ऑल पॉलिटिक्स इज पावर, क्योंकि पॉलिटिक्स सिंपल यही है कि एक ह्यूमन अरेंजमेंट में जहां एक से अधिक लोग हैं, यदि आप अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल करा सकते हैं, मनवा सकते हैं, तो इसका मतलब आपके पास में पावर है। तो पावर के थ्रू इंटरेस्ट को मनवा लेना, अपने प्रेफरेंस को मनवा लेना, यही जो है गेम ऑफ पॉलिटिक्स है। अब यदि हम देखें कि पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन जनरल हम तीन टाइप के पावर को देखते हैं, थ्री टाइप ऑफ पावर। एक जो है हार्ड पावर है, एकदम वेरी ऑब्वियस है हार्ड पावर। अमेरिका के पास हार्ड पावर इस फॉर्म में है कि वो क्रूज मिसाइल से जो है वो अफगानिस्तान पे हमला करता है, इराक पे करता है, और उसको जीत लेता है कुछ दिनों में। ये एकदम बिल्कुल हार्ड पावर है। जैसे रसिया अभी जो है हार्ड पावर यूज करके जीतना चाह रहा है यूक्रेन को, ऑफकोर्स वहां पे उसको दिक्कत आ रही है, लेकिन वो हार्ड पावर है। सो इट इज एक्टिव कमांड पावर बिहेवियर कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट, गेटिंग अदर्स टू डू व्हाट यू वांट। मतलब तुम जो है नाटो में नहीं मिलोगे यूक्रेन, मिलोगे तो हम तुम पे अटैक करेंगे, डायरेक्ट हार्ड पावर। इट इज एसोसिएटेड विद टेंजिबल रिसोर्स, टेंजिबल मतलब उसको आप छू सकते हैं, मैं सीधा देख सकते हैं। टेंजिबल जो एकदम हार्ड रिसोर्स है, लाइक मिलिट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्मी, पॉपुलेशन, टेरिटरी, ये जो है हार्ड पावर है, बहुत आसान है समझना। जो स्ट्रक्चरल पावर है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा समझने में। देखिए सोशल साइंस में स्ट्रक्चर का मतलब कोई दीवार, बिल्डिंग, मकान नहीं होता है जो हम लोग जनरल पार्लेंस में यूज करते हैं। सोशल साइंस में स्ट्रक्चर जो होता है, पैटर्न सोशल रिलेशन को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि परिवार एक सोशल स्ट्रक्चर है, कास्ट सिस्टम एक सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिली, मैरिज एक सोशल स्ट्रक्चर है। मतलब पैटर्न सोशल रिलेशन, जो ऐसा पैटर्न हो गया कि आप उससे निकल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्म, वैल्यू, रूल्स को दर्शाता है, जिससे कि हम बंधे हुए होते हैं एक रिलेशन में। तो जो स्ट्रक्चरल पावर क्या होता है कि यदि आपके पास में ऐसी पावर है जो ग्लोबल स्ट्रक्चर के आप ही जो है प्रोवाइडर हो। जैसे अमेरिका को देखिए, इंटरनेट है, ओपन सी लेन है जिसमें जहाज चलती है, एविएशन की रूट्स है, ग्लोबल पीस है, ये जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ या वॉशिंगटन कंसेंसस, ब्रेटन वुड सिस्टम, एक्सचेंज रेट, सारा कुछ जो दुनिया में अभी चल रहा है जिससे कि ये दुनिया चलती है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, सब अमेरिका की देन है। वही ग्लोबल गुड को देता है, ग्लोबल गुड, ग्लोबल पब्लिक गुड। पब्लिक गुड मतलब वो जिस गुड को आप सभी कोई इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी के इंटरेस्ट को हार्म किए हुए, जिसके लिए कोई फी नहीं लगता है, ये पब्लिक गुड कहलाते हैं। जैसे कि कॉमन रोड है, या ट्रैफिक सिस्टम है, पब्लिक पार्क है। प्राइवेट गुड वो होते हैं जो कि फी पे आप जो है प्राप्त करते हैं, और यदि आप प्राप्त करते हैं तो दूसरे उसी रेशियो में उसका जो है वो कम हो जाता है, लेकिन पब्लिक गुड कम नहीं होता, सभी लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, लाइक फ्री है। तो ग्लोबल पब्लिक गुड जो है वो देने वाला यदि कोई कंट्री है या कोई एक्टर है, तो वो जो है, या ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न सोशल रिलेशन जो इंटरनेशनल सोसाइटी की है, जो उसको गाइड करता है, तो वो स्ट्रक्चरल पावर होल्ड करता है। जैसे अमेरिका अभी सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल पावर होल्ड करता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है, चाहे गवर्निंग स्ट्रक्चर हो, चाहे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जो जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल जो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे ह्यूमन राइट की बात हो,
चाहे वो गुड गवर्नेंस की हो, सब जो है अमेरिका की ही एक स्ट्रक्चर दी हुई है। मतलब अमेरिका ने दुनिया को दुनिया दिया जिसमें सब लोग रहते हैं, तो स्ट्रक्चरल पावर उसकी वेरी हाई है। सॉफ्ट पावर जो जोसेफ ने दिया है वो एक बहुत ही अलग टाइप की इनटेंजिबल पावर है जो दिखती नहीं है। ये इनडायरेक्ट या कोएप्टिव पावर बिहेवियर है, जैसे गेटिंग अदर्स टू वांट व्हाट यू वांट। मतलब दूसरे जो है वही चाहने लगे जो तुम चाहते हो, उसको तुम जबरदस्ती नहीं कह रहे हो कि तुम ये करो, वो खुद वो चाह रहा है कि वो करे जो तुम चाहते हो कि वो करे। इसके लिए आपको उसके माइंड पे कब्जा जमाना होता है, इसके लिए आपको चार्म करना पड़ता है, उसको सम्मोहित करना पड़ता है, इसके लिए आप में अट्रैक्शन होना चाहिए, आप में ताकत के बजाय आप में एक ऐसी चार्म होनी चाहिए कि किसी कंट्री में लोग खींचा चले आए। तो इट रेस्ट ऑन द अट्रैक्शन ऑफ वंस आइडिया। यदि आपके पास वो आइडिया है कि लोग खींचे आए तो आपकी बात लोग ऐसे ही मान लेंगे, बिना किसी धमकी के, बिना किसी थ्रेट के, कोएर्सन के। on the ability to set the political agenda in a way that shapes the preference that others express। मतलब तब आप में वो ताकत आ जाती है कि आप एजेंडा सेट करते हो, आप जो डिबेट डिलिब्रेशन का टॉपिक होता है, थीम होता है, उसका जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर, उसको तय करते हो। इट इज एसोसिएटेड विद इंटेंजिबल पावर रिसोर्स सच एज कल्चर। कैसा है, यदि आप बहुत ही ओल्ड कल्चर जैसे इंडिया का, तो सॉफ्ट पावर है। आपकी आइडियोलॉजी जो है, आपके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर अमेरिका का बहुत ही हाई है, उसके जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बहुत स्टेबल हैं और काफ़ी इफिशियंट हैं, तो इन सब के चलते लोग चार्म्ड होते हैं। तो सॉफ्ट पावर जो है आगे और हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में कि सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल क्या है। अभी यहाँ पे बस ये आप समझ लीजिए कि सॉफ्ट पावर जो है वो पावर है जो कि इंटेंजिबल है, जो आपके कल्चर, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस या आपके चार्म या आपके अट्रैक्शन से आता है, जिसमें बिना आप बल प्रयोग किए हुए किसी दूसरे के माइंड पे ऐसा आप जादू चलाते हैं कि वो वही चाहने लगता है जो आप चाहते हैं कि वो चाहे। अब यहाँ पे देखिए 3 फेसेस ऑफ पावर की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि मैंने कई जगह, ये तीसरी बार मैं कर रहा हूँ अपने ही डिफरेंट जो वीडियोस मैंने बनाया है उसमें। इसलिए बहुत जल्दी कर रहा हूँ, आप डिटेल में देखना हो तो आप दूसरे वीडियो को देखिएगा। रॉबर्ट डहल ने जो कहा था कि ए बी को बात मनवा सकता है, तो वो जो है ए बी वाली जो डेफिनेशन अभी आपने देखी, वो फर्स्ट फेस ऑफ पावर है। बस सिंपल डायरेक्ट कि ए जो है बी को वो काम करने को विवश कर सकता है जो अदरवाइज बी नहीं करता। तो ये एकदम डायरेक्ट पावर है, सीधा आप कंट्रोल करते हैं किसी के बिहेवियर या एक्शन को, तो ये फर्स्ट फेस ऑफ पावर है या फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर है। सेकेंड फेस या सेकेंड डायमेंशन पावर का ये है, जिसको कि एक आर्टिकल में बैकरैक एंड बारज ने जो है दिया था, जो कि बहुत तहलका मचाया था 1962 में। उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट डहल केवल एक फेस पावर का देखते हैं, दूसरा फेस है जो छिपा हुआ है, वो है पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग। मतलब जब कोई डिस्कशन के लिए टेबल पे बैठता है, मान लीजिए यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में कोई डिस्कशन हो रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हो रही है, तो वहां पे एजेंडा में वो आइटम आएगा ही नहीं यदि पावरफुल एक्टर नहीं चाहेगा। तो हु डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डिसाइडेड? जब एजेंडा टेबल पे आएगा ही नहीं वो मैटर, तो उस पर डिस्कशन होगी ही नहीं। देन इसके अलावा जो नॉन डिसीजनल पावर होता है, केवल पावर ये नहीं है कि आप किसी को बोलो कि तुम ये करो, तुम किसी को वो काम करने से रोक सकते हो जो आपको नहीं पसंद है कोई करे, जो आपने देखा। मतलब वो डिसीजन लेने से रोक सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसान यूनियन जो है बहुत पावरफुल है विस गवर्नमेंट, तो उन्होंने गवर्नमेंट को एक रिफॉर्मेटिव पॉलिसी बनाने से, जो कृषि कानून थे वो मना कर दिया उन्होंने कहा कि तुम नहीं लोगे इस पर डिसीजन, जो जैसा है वैसा छोड़ दोगे, क्योंकि किसान यूनियन का पावर था गवर्नमेंट के ऊपर। तो मतलब कि आप किसी को कुछ करने से रोक भी सकते हो, आप किसी को चुप करा सकते हो डिस्कशन में। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल बैराक एंड बैराक देते हैं कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक हो रही है, उसमें एक प्रोफेसर पूरा उसने एजेंडा तैयार करके लाया है कि आज तो हम धज्जी उड़ा देंगे, जो सीनेट के हेड हैं उन्होंने ये करप्शन किया है, वो किया है। लेकिन जब उस मीटिंग में डिस्कशन होती है तो करप्शन कोई जो है एजेंडा आइटम ही नहीं है, और उनको कोई मौका ही नहीं मिलता, उसको हिम्मत भी नहीं होती कि अलग से जाकर के जो है वो बताए इन सबको, और वो चुप रह जाता है और वो साइन कर देता है जो एजेंडा में थी चीज़ें, और बिना मतलब कि अपनी बात कहे हुए। तो इस टाइप का जो पावर आप जब फील करते हैं कि आप बोल नहीं पाते हैं किसी ग्रुप में, तो वो जो है पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग है। ये सेकेंड फेस ऑफ पावर है जो छिपा हुआ है। कुछ साल बाद जो है 12 साल बाद स्टीवन ल्यूक्स ने एक बुक लिखा कि उस बुक का नाम था पावर ए रेडिकल व्यू। उन्होंने कहा कि इवन बैराक एंड बैराक जो है
वो बैकराक एंड बैराक वो भी जो है नहीं समझ पाए कि एक थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है, वो सबसे खतरनाक डायमेंशन है, सबसे खतरनाक फेस ऑफ पावर का है। उसमें क्या होती है कि जो ए और बी, यदि आप दो एक्टर देख लीजिए, तो ए जो है बी के माइंड पे ही कब्जा जमा लेता है, उसके आइडियाज, प्रेफरेंस, वैल्यू, बिलीफ, उसको ही वो कंट्रोल करने लगता है। उससे क्या होता है कि बी सोचता है कि ए मेरा भला कर रहा है मेरे ऊपर कंट्रोल करके, और बी वही करने लगता है जो ए चाहता है उससे कि वो करे, और वो खुशी खुशी करता है वो, जो कि एक्चुअली ए के इंटरेस्ट में है, लेकिन बी सोचता है कि ये मेरे ही इंटरेस्ट में है और यही करना मेरी नियति है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अगेन कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया है, जहाँ पे कि जो ब्राह्मण्स हैं या क्षत्रिय हैं, उन्होंने एक ऐसा हेजमनी क्रिएट किया है, जो वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि जो दलित अनटचेबल्स हैं वो डोमिनेटेड हैं, वो बी हो जाते हैं, ये ए हो जाते हैं, जहाँ पे उनके दिमाग पे ऐसा काबू किया गया कि उनको लगा कि यही नॉर्मल है कि हम अछूत हैं, हम सेवा करें ब्राह्मण क्षत्रिय की, और हम जीवन भर गांव के बाहर रहें और मतलब कि दबे कुचले जैसा ही बिहेव करें, यही हमारी नियति है और इसी में हमारा इंटरेस्ट है। ये चीज कि इसी में हमारा इंटरेस्ट है और यही नॉर्मल है, यही करना सही है, इसको जो है कहते हैं थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, जिसको कि ग्राम्स्की ने हेजमनी बोला। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको आजकल में ही हेजमनी पढ़ाया है। तो ये जो हेजोमनी है, जो आइडियोलॉजी और परसेप्शन के थ्रू जो है आप दूसरे के माइंड पे ही काबू कर लेते हैं, जिससे कि बिना किसी फोर्स के जो है आप उसके बिहेवियर को वैसा कर देते हैं जैसा कि आप चाहते हैं आपके इंटरेस्ट में हो। ये थर्ड एंड मोस्ट रेडिकल डायमेंशन ऑफ पावर है। वर्ल्ड यदि आप आईआर में देखेंगे तो हेजमनी बहुत चलती है। अभी कहा जाता है कि अमेरिका का जादू चलता है, अमेरिका की हेजमनी है। पूरे दुनिया के जो कंट्री हैं वो अमेरिका के चार्म से ऐसे बंधे हुए हैं कि वो उसकी सॉफ्ट पावर से भी बंधे हैं, हार्ड पावर से डरते हैं, स्ट्रक्चरल पावर से फायदा उठाते हैं, और उसकी हेजमनी चलती है उस तरीके से जो कई बार थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर दिखती है। ये जो स्लाइड है मैंने इग्नू से लिया है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने रेफरेंस में दिया भी है। उसमें कुछ बातें जो हैं उसको चलिए हम लोग समझते हैं। उस आर्टिकल में ये कहना है वो इस यूनिट में कि पावर को आप आईआर में दो तरीके से समझ सकते हैं। एक टेंजिबल पावर है, जो हार्ड पावर जो मैंने भी कहा, उसका एक रूप है जो डिपेंड करता है। यहाँ पे पावर को जो है वो एज ए कैपेबिलिटी देखा गया है, पावर को एज ए कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं देखा जा रहा है, एज ए रिसोर्स व्यू ऑफ पावर है कि पावर यदि आपके पास में यदि कुछ चीजें हैं तो आपके पास में पावर है। तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ पावर देखिए क्या है। तो एक टेंजिबल पावर है, यदि आपके पास बहुत पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो पावर है हमारे पास में। टेरिटरी है, हम 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन चाइना हमसे बड़ा है, तो पावर है। रसिया का टेरिटरी बहुत ही बड़ा पावर है। नेचुरल रिसोर्स यदि है तो पावर है। एग्रीकल्चरल कैपेसिटी यदि आपके पास बहुत अच्छे जमीन है जिससे खेती हो सकती है तो बहुत पावरफुल हो गए। मिलिट्री स्ट्रेंथ आपका होगा तो पावरफुल हो गए। अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, रसिया को देखिए। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा, अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, तो आपका पावर। ये सब टेंजिबल पावर के रिसोर्सेज है, मतलब ये सब रिसोर्सेज है तो आप पावरफुल हैं। दूसरा है इनटेंजिबल पावर, जहाँ पे कि लीडरशिप कैसा आपका है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी कैसा है, इंस्टीट्यूशनल जो आपकी इफिशियंसी है, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी कितनी है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कैसा है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, क्या डेमोक्रेटिक है या ऑटोक्रेटिक है, सोसाइटी में क्या हारमनी है कि नहीं, कि सिविल वॉर चल रहा है, लाइक दिस। और जो मैंने देखा, जो आपको बताया, सॉफ्ट पावर का कल्चर भी हो सकता है, आइडियोलॉजी भी हो सकता है, लाइक दैट। ये सब इनटेंजिबल पावर है जो सॉफ्ट पावर की तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो है रे एस क्लिन ने जो है एक पावर को मेजर करने का भी एक फॉर्मूला दिया। वैसे तो पावर को मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एम्पेरिकली, तो जो पावर का जो मेजरमेंट पीपी, यदि आप कह सकें परसीव्ड पावर, उन्होंने कहा कि पावर कितना है, तो ये C प्लस E प्लस M इंटू S प्लस W है, जहाँ C जो है वो है पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, मतलब एक क्रिटिकल मास। यदि आपके पास में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा टेरिटरी है, तो आप बहुत पावरफुल हो। M जो है आपका, M जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी है, और E जो है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी है। तो मिलिट्री, इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, इसको आप इनटू करते हो S एंड W से, जो कि थोड़ा इंटेंजिबल है। आपका स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी यदि आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विजन ही नहीं है कि हमको इस रिसोर्सेज का क्या करना है, तो पावर लो होगी। इसके अलावा यदि आप में विल नहीं है, जो कौटिल्य ने कहा ना, शौर्य नहीं है,
आप में जो है वो दम नहीं है, तो W विल पावर को दिखाता है कि आप कितना आप शौर्य रखते हो या कितना मादा रखते हो नेशनल स्ट्रेटजी को परशू करने का। तो ये S+W है, इसको इंटू करें। ऑफकोर्स ये केवल आपको इसलिए मैंने बताया कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि इस तरह से कोशिश की गई है। इससे ये भी इस फॉर्मूला साबित होता है कि किन किन चीज़ों के होने से आप पावरफुल एक नेशन हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केवल जो है CEM होने से पावर नहीं है। ये फार्मूला भी कहता है कि आपका स्ट्रैटेजिक पर्पस होना चाहिए और विल होना चाहिए। तो यहाँ पे यह है कि पावर केवल एक कैपेबिलिटी अप्रोच नहीं है कि आप कैपेबल हो। जब उसको आप प्रोजेक्ट करते हो, जब आप उसको मैनिफेस्ट करने का दम रखते हो, तभी वो पावर होता है। पावर केवल जो है आपका एक स्टॉक नहीं है कि आप अलमीरा में रख दोगे। जब वो दिखता है पावर, तभी केवल है जब अमेरिका कितना भी पावरफुल अपने को कहता, लेकिन जब तक वो एटम बॉम्ब नहीं गिराया, जब तक उसने तहस नहीं कर दिया अफगानिस्तान को आफ्टर 9/11 और इराक को, तब तक लोग उसका लोहा नहीं मान सकते हैं। तो आपको उसको मैनिफेस्ट करना होता है पावर को। पावर इज व्हेन इट इज मैनिफेस्टेड, ये ध्यान रखिएगा। मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर, और पावर को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप परसू कर सकते हैं, परसुएसन डिप्लोमेसी के थ्रू करते हैं, निगोसिएशन के थ्रू करते हैं। आप रिवॉर्ड दे सकते हैं, आप जो है किसी को, जैसे कि रसिया ने मान लिया इंडिया को सस्ता तेल दे दिया या नहीं देंगे, पनिशमेंट भी दे सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा सकते हैं, उस टाइप के सैंक्शन लगा सकते हैं, और अल्टीमेटली आप फोर्स, जैसे रसिया ने यूक्रेन पे लगाया सीधा फोर्स। तो ये जब देखिएगा तो आपको ना कौटिल्य का जो चतुर उपाय है, मैंने कई जगह पढ़ा है, जिसमें कि सामा दामा दंडा भेदा, उन्होंने कहा था 4 तरह से जो है आप डिप्लोमेसी कर सकते हैं। सामा मतलब कि एक तरह का सम्मान दे करके, तो परसुएसन है, दामा जो है रिवार्ड है, और दंड जो है वो पनिशमेंट एंड फोर्स है, और भेद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जो एक तरह का मतलब फूट डालो टाइप की जो है वो भेद है, मतलब एक तरह का डुप्लिसिटी। देन मैनेजमेंट ऑफ पावर जो है वो 2 एस्पेक्ट इसके देख सकते हैं। एक है बैलेंस ऑफ पावर, जिसको कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक रियलिस्ट स्ट्रैटेजी है। और दूसरा जो तरह से पावर को आप मैनेज कर सकते हैं वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें कि मतलब एक पे यदि अटैक होता है तो सब पे अटैक माना जाता है। तो वो कोऑपरेशन के थ्रू जो है आप अपने को पावरफुल बना सकते हैं, भले ही जो है आप कोई भी एलिमेंट पावर का आपके पास नहीं है। ये जो है लिबरल स्ट्रैटेजी है, जिसपे कि यूनाइटेड नेशन ये सब बेस्ड है, इवन नाटो भी बेस्ड है। और बैलेंस ऑफ पावर जो है एक रियलिस्ट स्ट्रैटेजी है, जो कोई ऐसी संस्था तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं करती है, लेकिन कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे हिस्टोरिकल टाइम में बैलेंस ऑफ पावर के जो स्ट्रक्चर हैं वो वर्ल्ड पावर में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दिखे हैं। तो इन दोनों, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट पावर की जो है फंक्शन नहीं है, या पावर से रिलेटेड नहीं है, कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब जो है डियर स्टूडेंट, मैं 3 आर्टिकल में जो बातें दी गई हैं उसको मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। अब तक आपको काफी नॉलेज हो गया होगा कि पावर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन में पावर कितने तरीके के होते हैं। तो ये आर्टिकल में जो बातें कही गई उसको समझने में आपको आसानी होगी, और वो भी थोड़े से ही मैं हम लोग डिस्कस करें। माइकल बार्नेट एंड रेमंड डूवेल ने जो है एक आर्टिकल लिखा है 2005 में, पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो मैंने रेफरेंस में भी दिया है, आपके ड्यू के रीडिंग लिस्ट में भी है। उसमें वो पावर को डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है इस डेफिनेशन को समझने में, लेकिन अच्छा है। पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट्स। पहले तो ये देखिए, इट इज, ये बीच में छोड़ दीजिए, इट इज प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट्स। मतलब जब तक कोई चीज होता नहीं है ना, उसका इफेक्ट पावर नहीं है। केवल रखने से पावर नहीं होती है कोई चीज, पॉपुलेशन, टेरिटरी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, मिलिट्री, नो। पावर इज द प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट्स इन एंड थ्रू सोशल रिलेशन। और ये केवल सोशल रिलेशन में ही मैनिफेस्ट होता है इस डेफिनेशन के अलावा। मतलब कि कोई आपका किसी एक्टर के साथ में आपका रिलेशन होना चाहिए, एक या कई व्यक्तियों के साथ में आपका रिलेशन होना चाहिए। उस रिलेशन में पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट दैट शेप द कैपेसिटी ऑफ द एक्टर्स टू डिटरमिन देयर सर्कमस्टांसेस एंड फेट। तो वो जो इफेक्ट है, उससे जो एक्टर्स हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो, चाहे कोई भी हो, उस एक्टर का जो सर्कमस्टांसेज होता है उसको वो डिटरमिन करता है, और उसका जो फेट, उसका जो भाग्य है, उसको डिटरमिन करता है कि वो कितना, उसका जो कैपेसिटी जो है अपने अपने सर्कमस्टांसेस को कितना काबू कर पाता है, और कितना फेट अपने
कैपेसिटी में रख पाता है, मतलब उसमें कितनी ताकत है कि अपने जो चाहे वो कर सके। इन सब को जो इफेक्ट करता है वो है पावर। तो मतलब यदि जैसे आप बी हो, जैसे डहल के केस में, तो आप पावरलेस हो क्योंकि कोई आपके ऊपर जो है आपके बिहेवियर, आपके एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यदि आप ए हो तो आप सर्कमस्टांसेस और फेट अपना काबू कंट्रोल कर रहे हो। तो ये डेफिनेशन है। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा कठिन है, लेकिन बात वही है कि बेसिकली पावर क्या है। यदि आप में ताकत है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपने भाग्य के खुद निर्धाता हो, यहां तक कि आप दूसरे को जो है वो करने पर विवश कर सकते हो जो नहीं करना चाहे, इवन उसके दिमाग पे काबू कर सकते हो, उसके परसेप्शन, बिलीफ इस तरह से काबू कर सकते हो कि वो वही चीज चाहने लगे जो आप चाहते हो कि वो चाहे। तो ये पावर है। अब उनका कहना इनका कहना है, बैरनेट एंड जुवेल का, कि पावर के जो है 4 कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं: कंपलसरी पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर, स्ट्रक्चरल एंड प्रोडक्टिव। तो इसको आप देखोगे तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, कंपलसरी पावर जो है वो बिल्कुल हार्ड पावर है, जो प्रोडक्टिव पावर है वो बिल्कुल सॉफ्ट पावर है या हेजुमनिक पावर है, और जो स्ट्रक्चरल पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर को आप मिला सकते हो। तो ये 3 बेसिकली जो है ना, ये हार्ड, स्ट्रक्चरल एंड सॉफ्ट पावर है बेसिकली। कंपल्सरी पावर क्या है? पावर एज रिलेशन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल बाय वन एक्टर ओवर अदर, सीधा, जो रॉबर्ट डल ने कहा ए बी। तो ये तो हार्ड पावर हो गई। इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल पावर जो है स्ट्रक्चरल पावर कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल पावर क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे WTO में अमेरिका की पावर है कि वो अपनी बात जो है वो ट्रेड रूल्स के थ्रू जो WTO का है मनवा सकता है पूरी दुनिया। तो इस तरह का इंस्टीट्यूशनल पावर है कि कंट्रोल एक्टर्स एक्सरसाइज इनडायरेक्टली ओवर अदर्स थ्रू डिफ्यूज रिलेशन ऑफ इंटरेक्शन। जो इंस्टीट्यूशन के बैनर तले जो है उसका पावर है कि वो इंस्टीट्यूशन के एजेंडा को सेट करता है, वहाँ के डिबेट को फॉर्मेट को सेट करता है, और इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो रूल रेगुलेशन नॉर्म बनते हैं, ग्लोबल ट्रेड के बने, चाहे इकोनॉमी के बने, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल के बने, उसको वो काबू करता है। तो इंस्टीट्यूशनल पावर है। स्ट्रक्चरल पावर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर जो ग्लोबल गवर्नेंस के हैं, या ग्लोबल आप कह लीजिए ग्लोबल ट्रेड के हैं, या आप कह लीजिए कि ग्लोबल जो सिस्टम है जिसमें कि हम इंटरेक्ट करते हैं, उन सब के यदि स्ट्रक्चर को कोई काबू करता है, कोई ग्लोबल गुड प्रोवाइडर है वर्ल्ड में, जैसे अमेरिका है तो उसको स्ट्रक्चरल पावर है। तो यहाँ पे जो है वो उसके पास में कैपेसिटी आ जाती है डायरेक्ट स्ट्रक्चर रिलेशन टू वन अनदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स कैपेसिटी इन डायरेक्ट स्ट्रक्चर रिलेशन टू वन अनदर। जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, यदि उस स्ट्रक्चर में ही आपका पावर है कि उस स्ट्रक्चर के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, रूल्स हैं, वो आप तय करते हो, तो ये आपका स्ट्रक्चरल पावर है। और जो प्रोडक्टिव पावर है वो एक तरह का सॉफ्ट या हेजमनिक पावर है, जहां पे कि आप जो है मीनिंग, वैल्यू, परसेप्शन, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको तय करने लगते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का लीजिए, उसने ह्यूमन राइट एक आइडिया क्रिएट किया और ये बताया कि ये कंट्री ह्यूमन राइट का वायलेटर है, ये कंट्री प्रोटेक्टर है। इस तरीके से आपने जो है कंट्री को बांट दिया। आपने डेवलपमेंट का जो है वो डेफिनेशन दिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और आपने कह दिया ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, या डेवलपिंग कंट्री है। इसी तरीके से आपने मॉडर्नाइजेशन का डेफिनेशन दिया, आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन ये है, ये रास्ता है, इसके तहत है। तो आप जो है इसी तरह कंट्री को आप बोलते हो ये आउटलायर कंट्री है, ये फेल्ड स्टेट है, ये जो है ट्रबलसम स्टेट है, ये टेररिस्ट स्टेट है। तो ये जो आप पूरा मायने देते हो ना, मतलब वर्ल्ड में आप क्रिएट करते हो कैटेगरी, उसमें कंट्रीज को फिट करते हो, आप डेफिनेशन देते हो वैल्यूज का, नॉर्मेटिव वैल्यू लाइक ह्यूमन राइट क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, और उसको जो फोर्स भी करते हो अपने पावर के थ्रू, ये सब प्रोडक्टिव पावर है। मतलब कि हेजमनिक पावर, आप मीनिंग सिंबल क्रिएट करने लगते हो। तो ये जो है हो गई कंपलसरी पावर, हो गई हार्ड पावर, ये दोनों स्ट्रक्चर, और ये हो गई सॉफ्ट पावर। So these different conceptualization provide distinct answer to the fundamental question. Again ये अपने definition पे लौटते हैं। In what respect are actors able to determine their fate? अपने भाग्य के कितने वो निर्माता हैं, and how is that ability limited or enhanced through social relation with others? और जब वो दूसरे से interact करते हैं social relation में, तो उनकी ये जो ability के अपने भाग्य विधाता वो खुद हो सकते हैं, वो कितनी जो है affected होती है। मतलब वो ए होते हैं या बी होते हैं, दूसरे को कंट्रोल करते हैं या खुद कंट्रोल होते हैं।
दूसरी जो आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ वो बाल्डविन की आर्टिकल है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें वो डिफाइन करते हैं पावर को, पावर एज ए रिसोर्स। वो दो टाइप का देखते हैं, जो अभी मैंने इग्नू के मटेरियल में बताया कि एक पावर है कि एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जैसे आप कौटिल्या का मैंने आपको 7 लिंक्स भी पढ़ाया है, तो मतलब कितना पॉपुलेशन है, कितनी टेरिटरी है, कितना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, कितनी जीडीपी है, कितना आर्मी है, लाइक दैट, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, कितने आर्सेनल हैं। तो ये है पावर एज रिसोर्स, लेकिन ये एकदम स्टैटिक पावर है, ये कोई खास पावर नहीं है। दूसरा है रिलेशनल पावर, पावर एज रिलेशनशिप इन विच बिहेवियर ऑफ एक्टर ए एटलीस्ट पार्सली कॉज ए चेंज इन बिहेवियर ऑफ एक्टर बी। जो मैंने बताया कि ए जो है बी को विवश कर सकता है, ब्ला ब्ला। तो जो रिलेशनल पावर है, बाल्डविन का कहना है, वो रियल पावर है, जो केवल रिसोर्स का है कि आपके पास है तो है। मतलब ये पावर कोई खास तवज्जो या मायने नहीं रखता है। रिलेशन में पावर रिलेशन में ही मैनिफेस्ट होता है। इनका कहना है कि पावर जब भी आप रिलेशन में मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको चार चीजें जब तक नहीं बताएंगे तब तक पूरा क्लियर नहीं होगा कि पावर रिलेशन में कितना है या क्या है। पहला है स्कोप, मतलब ये है यदि ए और बी एक्टर का लीजिए, वही रॉबर्ट डहल का एक्टर ए एक्टर बी, एक्टर ए जो है बी को कंट्रोल कर रहा है मान लीजिए, तो कौन से एस्पेक्ट बी के बिहेवियर का कंट्रोल हो रहा है, क्या इकोनॉमिक, क्या मिलिट्री, क्या ट्रेड, या क्या स्पिरिचुअलिटी, क्या कंट्रोल हो रहा है। यदि मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अमेरिका जो है वो जापान जैसे मान लीजिए, तो उसका बहुत सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, उसके सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है, उसके इकोनॉमी पे भी कंट्रोल करने लगता है, उसके फॉरेन अफेयर को भी कई तरीके से अमेरिका कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो है स्कोप बहुत वाइड है, मतलब बहुत वाइड स्कोप पे अमेरिका और यूएस का रिलेशन है। डोमेन क्या है, मतलब अमेरिका को मान लीजिए एक्टर ए है, तो कितने कंट्री को वो जो है वो बी बना सकता है, कितने कंट्री को वो काबू कर सकता है। तो अमेरिका का तो आप जानते हैं सभी कंट्री को ऑलमोस्ट वो कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट रसिया और एक दो और कंट्री छोड़ दीजिए, चाइना। तो इसलिए इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत हाई है। लेकिन मान लीजिए इंडिया का देखेंगे तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल लो है, मतलब हम कुछ कंट्री को तो कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कितने वो कर पाते हैं, और कोई कंट्री ऐसा जिसको कि एक भी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो डोमेन कितना है, वेट कितना है, मतलब जो ए है वो बी के कितने परसेंट बिहेवियर को चेंज कर पाता है, क्या 100%, क्या 50%, 20%, तो ये वेट है। और कॉस्ट ये है कि यदि बी ने नहीं माना बात ए का तो उसको कितना कॉस्टली पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कहता है कि तुम ऐसा कुछ करो और पाकिस्तान नहीं करता है, तो पाकिस्तान के लिए कितना कॉस्टली होगा। क्या उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेगा, उसको झेल पाएगा, क्या उस पर आर्म्स जो कट कर देगा, उसको नहीं सपोर्ट देगा टेक्नोलॉजिकली, क्या उसको झेल पाएगा। दूसरा है कि यदि ए बी से बात मनवाना चाहता है तो उस बात मनवाने के लिए उसको कितना कॉस्ट लगता है, क्या बहुत कॉस्ट लगता है, तो फिर वो जो है उसके पास पावर कम है। फिर चार मीन्स बताते हैं बाल्डविन पावर को एग्जर्ट करने का, उस रिलेशनल पावर को। सिंबॉलिक मीन्स, जैसे कि मान लीजिए सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है कि मोदी जी पुतिन से मिलते हैं एक साइड लाइन में सर एससीओ की बैठक में, और वहां पे कहते हैं कि ये जो एरा है ये वॉर का नहीं है। तो ये एक सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक पावर है, ये रिमाइंड करना कि ये समय जो है युद्ध का नहीं है। तो इसकी भी काफी महत्व है, एक सिंबल के थ्रू जो है आप इफेक्ट करते हो, पावर एग्जर्ट करते हो। इकोनॉमिक मीन तो आपने देखिए कि अमेरिका कैसे सैंक्शन लगाता है, अभी रसिया पे उसने सैंक्शन लगाया हुआ है, इंडिया पे भी लगाया था जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो इकोनॉमिक मीन्स है, इकोनॉमिक कैरेट एंड स्टिक दोनों ही, आपको इकोनॉमिक दे करके भी, इकोनॉमिक फायदा पहुंचा के और इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके हमेशा किया जाता है ट्रेड के थ्रू। मिलिट्री मीन्स जो है वो तो देखिए अभी कैसे रसिया जो है यूक्रेन को किस तरह से पावर एग्जर्ट कर रहा है मिलिट्री मीन्स से। और डिप्लोमेटिक मीन्स तो लगातार चलते हैं। अभी आप देखिए कि जो ब्लिंकिन है, जो अमेरिका के एक तरह समझिए उनको क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं, वो अभी चाइना पहुंचे हुए हैं। तो डिप्लोमेसी चलती रहती है, शटल डिप्लोमेसी आपने सुना होगा, अरब इजराइल वॉर हुई थी तो हेनरी किसिंजर जो है वो दर्जनों बार जो है अरब और इजराइल कंट्री में जो शटल करते रहते थे, यहाँ नाश्ता किया वहाँ खाना खाया, उसके थ्रू जो डिप्लोमेसी होती थी। तो डिप्लोमेटिक मीन से निगोसिएशन, बातचीत के तौर तरीके से तो काफ़ी जो है पावर एक्सरसाइज किया जाता है। जोसेफ ने का जो मैंने आपको कहा था कि विल रिटर्न बैक, इनकी जो सॉफ्ट पावर की जो कॉन्सेप्ट है उसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता चुके हैं कि हार्ड पावर क्या है, तो ये तो आप बिल्कुल अब तक समझ गए होंगे। हार्ड पावर बिल्कुल वो है जो रसिया अभी यूज कर रहा है, या जो अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक पे यूज किया, गेटिंग अदर्स टू डू व्हाट यू वांट, सीधा एकदम डायरेक्ट।
देन जो है ये टेंजिबल रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक मिलिट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ। सॉफ्ट पावर मैंने आपको बताया भी कि गेटिंग अदर्स टू वांट व्हाट यू वांट, आप दूसरा वही चाहने लगता है जो आप चाहते हो को चाहे। तो ये उसके दिमाग पे कब्जा जमा करके आप कर सकते हो और अपने चार्म से कर सकते हो, जो कल्चर, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन से आती है। यदि एग्जाम्पल देखें सॉफ्ट पावर का, तो अमेरिका की सॉफ्ट पावर सबसे ज्यादा भी वर्ल्ड में है। क्या क्या इनके सॉफ्ट पावर के रिसोर्सेज हैं, लाइक अमेरिकन फूड देखिए, फूड चेन है, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, केएफसी, बर्गर किंग। हॉलीवुड मूवी जो है पूरी दुनिया में छाई रहती है। ड्रेस जो है ब्लू जीन्स एंड टी शर्ट। हॉलीवुड की मूवी जो है नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, गूगल, फेसबुक, ट्विटर। अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को गुड लाइफ समझना है, सिलिकॉन वैली, ड्रीम के अमेरिका में जाके रहें, ये सारी उसके सॉफ्ट पावर को बढ़ाती है। इंडिया की भी सॉफ्ट पावर काफ़ी बढ़ रही है, जैसे योगा है, कल योगा डे है। एंशियंट सिविलाइजेशन हमारी है, स्पिरिचुअलिटी जो हमारा इनबिल्ट है। बॉलीवुड की मूवी जो है अभी, अब नाटू नाटू देखिए कैसे तहलका मचाया उसने ऑस्कर में। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, कभी हमारे यहाँ मिलिट्राइजेशन या मिलिट्री शासन नहीं हुआ है, ऑटोक्रेसी नहीं हुई है, डेमोक्रेसी थ्राइविंग है। और इंडियन डायस्पोरा जो इस पूरे दुनिया में फैला हुआ है, ये सब हमारे सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। फाइनली डियर स्टूडेंट, 2 स्लाइड में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर की चर्चा करेंगे कि बैलेंस ऑफ पावर क्या होती है और कैसे बैलेंस ऑफ पावर जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड में वो शिफ्ट हो रहा है। बैलेंस ऑफ पावर जो है, जैसे आप इसके वर्ड से ही समझ रहे हैं कि इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग स्टेट्स। जो कंट्री हैं, नेशन स्टेट, उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यदि इस तरीके से हो, सो एज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम टू प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल एक्टर स्टेट। मतलब कि मान लीजिए बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे कंट्री हैं, तो इस टाइप का हो कि ये 3 कंट्री मिलके, ये 4 कंट्री मिलके लगभग पावर बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे का, ये दोनों अलायंस में हैं, तो फिर इसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। मतलब कि इस तरह का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कि कोई एक कंट्री जो है हेजमन नहीं बन जाए और उसका डोमिनेंस नहीं हो जाए, लगभग जो है सबके पास में लगभग बराबर पावर हो, सब मतलब कि सब ग्रुप के पास में। तो ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या पावर अरेंजमेंट जो ग्लोबल ऑर्डर में होती है, उसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। ये रियलिज्म का कोर थॉट है। जो रियलिस्ट थ्योरी है आईआर की, वो ये कहती है कि यदि शांति बनाए रखना है और सिक्योरिटी मेंटेन करना है, सर्वाइवल को इंटैक्ट रखना है स्टेट को, तो उसको बैलेंस ऑफ पावर परस्यू करना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पावर कैसे आप अटेन कर सकता है कोई स्टेट, काफी तरीके हैं। सबसे जो आसान और इंपॉर्टेंट है वो है कोलिशन या अलायंस बना लो। आप याद कीजिए कि जब कोल्ड वॉर था तो दो कोलिशन या दो अलायंस बने थे, एक ईस्टर्न, एक वेस्टर्न। वेस्टर्न यूएसए उसका लीडर था, उसमें आप शामिल हो जाओ, या ईस्टर्न जिसमें यूएसएसआर लीडर था उसमें शामिल हो जाओ। जैसे क्यूबा जो है, जबकि यूएसए के बगल में रहते हुए वो यूएसएसआर के कैंप में शामिल हो गया, जिससे यूएसए जो है गुस्सा भी हो गया था। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हो। क्यूबा एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उसने यूएसएसआर के पाले में जाकर के उसके साथ अलायंस बना के उसने अमेरिका के साथ जो है उसने बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश कर लिया। इंक्रीजिंग मिलिट्री माइट, या आप बहुत ताकतवर बन जाओ मिलिट्री, जैसे इंडिया ने बैलेंस ऑफ पावर इस तरह से एक्वायर किया कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है एक्वायर कर लिया, अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग कर लिया। इकोनॉमिक टूल, आप जैसे चाइना ने किया, जापान ने किया, इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाओ, तो उससे भी आप जो है आपकी पावर बढ़ती है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करते हो। डिप्लोमेसी और निगोसिएशन से भी करते हो, यदि आप मतलब बहुत अच्छे यदि निगोशिएट कर पाते हो, ग्लोबल फोरम पे कर सकते हो, तो उससे भी जो है निगोशिएट करके, अच्छे से बातचीत करके, परसुएसन करके भी अपनी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हो। सॉफ्ट पावर जो है वो भी आप बढ़ा सकते हो, सॉफ्ट पावर के थ्रू भी जो है आप कर सकते हो। जैसे अमेरिका ने बढ़ाया, इंडिया भी सॉफ्ट पावर अपनी बढ़ा रहा है। कोरिया अभी देखिए अपनी सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ा रहा है। के ड्रामा, के थिएटर, जो कोरियन सॉन्ग है, मूवी है, उनकी उसकी पिक्चर जो हॉलीवुड में हिट होती है एंड ऑल, तो ये भी सॉफ्ट पावर बढ़ाने से भी आप बैलेंस ऑफ पावर कर सकते हो। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू, जैसे इंडिया कर रहा है, G20 का आप लीडर हो, डिफरेंट फोरम जो है इंस्टीट्यूशन, उसमें अपनी बात को बढ़ चढ़ के रखते हो और मल्टीलैटरलिज्म करते हो। मतलब सब जगह मिल बैठ करके, WTO या अदर जो जहाँ पे कि सभी कंट्री बात करते हैं, ये नहीं कि आपस में केवल 2 कंट्री बात कर दी, उस फोरम पे बातचीत करके आप बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करते हो। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बैलेंस ऑफ पावर यदि है तो ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ऑफ कोर्स रियलिस्ट थॉट में यदि ऐसा है तो आप देखिए, इसका एग्जाम्पल रियलिस्ट देते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है कोई मेजर लड़ाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देयर वाज ए बाइपोलर
स्टेबिलिटी, दो दो बाइपोल थे, दोनों में जो पावर बैलेंस था, इसके चलते जो कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। प्रिवेंटिंग हेजेमनी, रियलिस्ट फिर कहते हैं कि देखो जब बैलेंस ऑफ पावर था अमेरिका और यूएसएसआर, उसको यूएसएसआर बैलेंस करता था तो अमेरिका हेजमन नहीं था, यूएसएसआर भी हेजमन नहीं था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर टूट गया तो अमेरिका जो है हेजमन हो गया, वो अकेला चौधरी हो गया। इनकरेज अलायंसेज इन मल्टीलैटरलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी देखिए जितना भी G20 है, चाहे नाम भी है, G77 है, G7 है, मल्टीलैटरलिज्म, ये जो एक बहाव है या एक फ्लो है कि लोग एक फोरम पे आते हैं, सभी स्टेट मिल करके किसी बातचीत को, निगोसिएशन बातचीत के थ्रू डेलिब्रेशन से करते हैं, इसको बैलेंस ऑफ पावर बढ़ावा देता है। यदि ये नहीं होगा, यदि हेजमन होगा तो लोग केवल हेजमन के साथ चले जाएंगे, कोई जो है मल्टीलैटरलिज्म नहीं दिखेगी। तो ये सब फायदे हैं बैलेंस ऑफ पावर। फाइनली डियर स्टूडेंट, इस लॉन्ग वीडियो को चलिए हम लोग इस डिस्कशन से खत्म करते हैं कि जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है या बैलेंस ऑफ पावर है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो कैसे चेंज हुआ है। यदि 100-150 साल का यदि हम एक वक्त लें और देखने की कोशिश करें, एक तो क्या हो रहा है कि शिफ्ट इन पावर रिसोर्स हो रहा है। मतलब जो टेंजिबल पावर रिसोर्स है उस वो अब कम हो रहा है, और ज़्यादा जो है वो इनटेंजिबल और सॉफ्ट पावर की थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तीन जो है अब इम्पॉर्टेंट पावर बन गए हैं, मतलब पावर रिसोर्स बन गए हैं। टेक्नोलॉजी में यदि आप आगे हैं, एजुकेशन में आगे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे हैं, और जो ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो एक तो ये शिफ्ट हुआ है। दूसरा शिफ्ट यदि पावर स्ट्रक्चर में देखें, शुरुआत करें हम 1815 से शुरुआत यदि मान लीजिए करते हैं, तो उस समय में कंसर्ट ऑफ यूरोप उभर करके आता है। नेपोलियन एक तरह का हेजमन बन गया था यूरोप में, लेकिन जब नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हारता है तो उसके बाद जो 5 जो उस समय के ग्रेट पावर थे यूरोप के, वो एक कंसर्ट ऑफ यूरोप, ये बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, प्रूसिया, जिसको आप जर्मनी समझ सकते हैं, रसिया एंड यूके आता है। तो इन लोगों ने जो है एक इतना बढ़िया बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया कि वो करीब 100 साल तक चला, 1914 तक चला, जब तक वर्ल्ड वॉर 1 नहीं हुआ। लेकिन ये इसलिए टूट गया कि प्रूसिया जो है वो बाद में आपको पता है कि 1871 में वो जर्मनी बन गया, और जर्मनी बनने के बाद जो है उसकी पावर इतनी तेजी से राइज की कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है गड़बड़ा गया। खास करके यूके जो उस समय सबसे पावरफुल था, उससे वो टक्कर लेने लगा, और उसका परिणाम वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर या कंसर्ट ऑफ यूरोप के टूटने का सीधा असर हुआ कि शांति भंग हुई और 2 वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक नई जो है स्टेबिलिटी आई, जो बाइपोलर स्टेबिलिटी कहलाई, जो मैंने आपको बताया यूएसए और यूएसएसआर के लीडरशिप में वर्ल्ड 2 खेमे में बटा, 2 पोल में बट गया, बाइपोलर। लेकिन उसके पहले जरा सा एक ध्यान दीजिए कि बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड का जो सुप्रीम पावर था वो यूनाइटेड किंगडम था, और उससे जो पीस पूरी दुनिया में आया था उसको पैक्स ब्रिटेनिका टर्म से जाना जाता है। पैक्स ब्रिटेनिका मतलब ग्लोबल पीस थ्रू द मीडियम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अंपायर के थ्रू जो पीस थी, जो वो सुरक्षा थी कि आप सी में जा सकते हो, यूनाइटेड किंगडम की सेना आपको या नेवी बचाएगी, आसमान में उड़ सकते हो, आप जो है ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड का रूल है, सब कुछ जो है पैक्स ब्रिटेनिका जनरली तय करती थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन तय करता है? अमेरिका, तो उसको हम पैक्स अमेरिकेना कह सकते हैं। जो क्या हो गया, पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड के बाद एक ऐसी सिचुएशन दिखी जिसमें कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, वो जो बायपोलरिटी थी वो खत्म हो गई यूएसएसआर के ढहने के साथ। वर्ल्ड जो है एक हेजमन के को देख रहा है, यूनाइटेड स्टेट और यूनिपोलर वर्ल्ड देखा, और यहाँ पे आई हेजमनी की स्टेबिलिटी थ्योरी। कई थिंकर जिसमें गिल्पिन एंड गिपलिन और मेनी अदर्स आते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अच्छा है ग्लोबल पीस के लिए कि यदि एक हेजमन है तो वर्ल्ड में पीस रहेगी। इवन बाइपोलर स्टेबिलिटी से भी अच्छा है कि एक हेजमन के थ्रू स्टेबिलिटी हो। और बाइपोलर स्टेबिलिटी थ्योरी जो कि केनेथ वॉल्ज एंड मेनी अदर्स ने दिया था, उनका कहना था कि सबसे अधिक पीसफुल या स्टेबल सिचुएशन तब रहती है जब दो जो है पावर ब्लॉक हो या 2 पावर हो, जैसे यूएसए लेड था और यूएसएसआर लेड, तो वो सबसे अच्छा जो है स्टेबिलिटी ग्लोब वर्ल्ड को देता है, जो कि कोल्ड वॉर एरा में हुआ था। एंड अब जो है जो 21st सेंचुरी में जो दिख रहा है पिछले 10 सालों से,
एक ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रहा है। ये नॉर्थ अटलांटिक वर्ल्ड जो है, यूएसए और वेस्टर्न यूरोप का जो मिला जुला हुआ जो पावर है, उससे शिफ्ट होकर के इंडो पैसिफिक वर्ल्ड में आ रहा है, जिसमें कि इंडिया है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, और जो जो एशियन टाइगर कंट्री हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, ये हैं। तो ये जो मिलकर के, ताइवान भी उसमें कह सकते हैं, ये जो है ज़्यादा जो है उनकी जीडीपी अभी हो गई। यदि यूएसए और वेस्टर्न यूरोप के जीडीपी को जोड़ लें और इंडिया, चाइना और जापान की जीडीपी को जोड़ लें तो वो कहीं ज़्यादा हो जाएगी। तो ग्लोबल पावर जो है अब इंडो पैसिफिक वर्ल्ड में शिफ्ट कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक वर्ल्ड से, और चाइना जो है वो एकदम सीधा अब जो है टक्कर दे रहा है यूएसए को एज ए वर्ल्ड सुपर पावर। यहाँ पे फाइनली मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ पावर का, वो है द थ्यूसिडाइडस ट्रैप। द थ्यूसिडाइडस जिन्होंने पेलोपोनेसियन वॉर लिखा था, मेलियन डायलॉग उसमें दिया था, ये एक क्लासिक रियलिज्म के समझ लीजिए मतलब कि फोर फादर्स माने जा सकते हैं, जिन्होंने एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई पे पेलोपोनेसियन वॉर लिखा था। उन्होंने कहा था एक ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां एक वेल इस्टेब्लिश्ड पावर जो है, यदि उसके टक्कर में कोई दूसरा पावर खड़ा होता है, कोई दूसरा स्टेट या एंटिटी खड़ा होता है जो लगभग उसके पावर को चुनौती देता है, तो दोनों में वॉर होना अवश्य संभावी है। वॉर के थ्रू ही ये डिसाइड होगा कि कौन नया सुपर पावर होगा। तो कई थिंकर आईआर में कहते हैं कि चाइना और यूएसए जो है डेस्टिन्ड है, कर्स्ड है, कि एक वॉर हो करके ही ये तय होगा कि अगला सुपर पावर चाइना होगा या अमेरिका बना रहेगा। इसको थ्यूसिडाइडस ट्रैप कहते हैं। आप उससे बच नहीं सकते हैं, उस लड़ाई से, उस कन्फ्लिक्ट से, और वो हम लोग को दिखती भी है जो अभी कोल्ड वॉर दोनों कंट्री के बीच में चल रही है। सो आई होप डियर स्टूडेंट कि ये, मैं तो थक गया इतने सारे बोल करके, आई होप कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ये सब रेफरेंसेस हैं, मैंने बताया भी कि मैंने कहाँ कहाँ से लिया। वैसे मैंने बहुत सोर्सेस से लिया, अपने खुद के वीडियो से भी लिया है। पावर पे मैं 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, उससे मैंने लिया है, लेकिन इन सब से ज़्यादा मैंने लिया। और 2 आर्टिकल को तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, 3 आर्टिकल को, ये नए का आर्टिकल को भी एक्सप्लेन किया और इग्नू, तो चारों आर्टिकल को लगभग मैंने एक्सप्लेन भी किया है इस वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस यहाँ से आप इंस्टामोजो से आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम गाइड, जो बेस्ट रिसोर्स है, आपको अब तो पता है। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। कृपया सवाल ऐसे पूछिए कि एक लाइन में जवाब दिया जाए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और टॉपिक लेकर के इंटरनेशनल रिलेशन में, तब तक के लिए विदा।